अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब हम हमारे एनआरवी की जो डिस्कशन है उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और पहली डेफिनेशन तो हमने देख ली है। ये एक डेफिनेशन है, ये भी IAS 2 में लिखी हुई है। और ये डेफिनेशन बेसिकली आपको बताती है कि एनआरवी है क्या। सही है। ये भी IAS 2 का ही इसका रेफरेंस है। NRV is the estimated selling price in the ordinary course of business. सेलिंग प्राइस का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये डेफिनेशन जो है ये क्या इंप्लीकेशन रखती है हमारे लिए। देखें, एनआरवी को ये बोल रहा है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, मेरे पास एक इन्वेंट्री रखी है जिसकी लेट से कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है, और मैं ये समझता हूं कि मैं ये गुड जो है ये 120 रुपए की मैं बेच सकता हूं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मैं इसमें से लेस कर दूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा कॉस्ट टू मेक सेल। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। हो सकता है कि मुझे इसको सेल करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ रही हो, मुझे मुख्तलिफ एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ रहे हो, कि जो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। तो मुझे ये गुड जो है बेचने के लिए कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल जो है मेरे पास, मैं अज्यूम कर लेता हूं मेरे 5 रुपए। तो मेरे पास एनआरवी जो इसकी आ गई वो 115 रुपए आ गई। और अब मैं कंपेयर करूंगा इसकी कॉस्ट को इसकी एनआरवी से, और मैंने देखा कि लोअर ऑफ क्या है, कॉस्ट। तो ठीक है, मेरी इन्वेंट्री जो मेरी बुक्स में 100 रुपए पे रिकॉर्ड हुई है, ये ठीक बात हो गई, ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी होना चाहिए। याद रहे कि अभी सेल नहीं हुई है, अभी सेल नहीं हुई है। अभी तो मैं सिर्फ ये एस्टिमेट कर रहा हूं कि मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पे इन्वेंट्री रखी है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी मीट कर रही है या नहीं कर रही। तभी मैंने यहाँ पे एस्टिमेटेड का वर्ड यूज किया है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मैं ये 120 रुपए की बेच सकता हूं, और नेसेसरी कॉस्ट टू मेक सेल मेरे पास 5 रुपए। तो मैंने कह दिया कि भाई एनआरवी 115 रुपए। अब एनआरवी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने 2 पॉइंट्स कवर किए अभी तक। हमने एक तो ये ऑर्डिनरी कोर्स वाला सेलिंग प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट कवर किया, और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल वाला पॉइंट कवर किया। अभी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बचा है। ठीक है, इसको भी अब हम अपने उस फॉर्मूला में इंकॉर्पोरेट करते हैं ताकि हम देखें कि एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती है। अब मैं एक नई एग्जांपल लेके आ रहा हूं। मेरे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट ऊपर वाली एग्जांपल से कॉपी कर लेते हैं, 100 रुपीज है। मेरे पास जो इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है वो मेरे पास 150 रुपए है। मेरे पास नेसेसरी कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल मेरे पास जो है वो 5 रुपए है। तो मैं ये कह रहा हूं दोबारा से कि मेरी एनआरवी 145 रुपए, जबकि ये गलत इस सेंस में है कि डिपेंड करता है कि ये इन्वेंट्री किस फॉर्म में रखी है। अगर ये इन्वेंट्री फिनिश गुड की फॉर्म में रखी है, अगर ये इन्वेंट्री फिनिश गुड की फॉर्म में रखी है तो ये एनआरवी मेरी ओके। लेकिन अगर ये इन्वेंट्री मेरे पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में रखी है तो ये एनआरवी मेरे पास ओके नहीं है, ये रॉन्ग है, क्योंकि मुझे इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट भी करना है, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास आएगी नेसेसरी कॉस्ट टू कंप्लीट। ठीक है, कॉस्ट टू कंप्लीट मुझे लग रहा है कि यार 20 रुपए कॉस्ट टू कंप्लीट इसमें लगेगी, तो मेरे पास एनआरवी आ गई 125 रुपए। अब बेसिकली ये 125 जो है ये कंपेयर होगा इस कॉस्ट के साथ, क्योंकि लाइक वर्सेस लाइक करना है। ठीक है, लाइक वर्सेस लाइक इस केस में कि 100 रुपए के गुड्स को मैं 145 से नहीं कंपेयर कर सकता, क्योंकि ये अभी गुड्स कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैंने इस 145 में से वो खर्चा माइनस कर दिया है जो अभी इस 100 की गुड्स में इंकर होना है।
तो माइनस किया तो पता चला कि ये गुड्स 120 रुपए की इसकी एनआरवी बनती है, जो कि मैंने डेफिनेशन से पिक की। अब हम इसकी डेफिनेशन दोबारा एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन में ये कह रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जो कि हमने अपने एग्जाम्पल में कंसीडर की, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। तो ये मेरे पास एनआरवी आ गई। एनआरवी को कंपेयर करते हैं हमेशा इन्वेंट्री की कॉस्ट से और देखते हैं कि लोअर ऑफ क्या है। अब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे केस में 100 और 125, लोअर ऑफ 100 पे ही रिकॉर्ड हुई हुई है इन्वेंट्री हमारे पास, क्योंकि इन्वेंट्री बाय डिफॉल्ट हमारी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होती है। तो ये 100 पे रिकॉर्ड हुई है, तो ये ओके, इसमें कोई भी फिर इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि हमें इसमें क्या एरिया कवर करना है। अब आप देखें कि एनआरवी की डेफिनेशन हमने पढ़ ली और हमने नेट रियलाइजेबल वैल्यू का एक बेसिक कंसेप्ट जो था वो थोड़ा सा देख लिया। एक बार इस डेफिनेशन को मैं चाह रहा हूं दोबारा पढ़ लूं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मे नॉट बी रिकवरेबल इफ दोस इन्वेंट्रीज आर डैमेज्ड, if they have become wholly or partially obsolete, or if their selling prices have declined. The cost of inventories may also not be recoverable if the estimated cost of completion or estimated cost to be incurred to make sale have increased. The practice of writing down inventory below cost to NRV is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amount expected to be realized from their sale or use. ठीक है? अच्छा, अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमने देखा है। अच्छा जी, एक्सटेंशन ऑफ डिस्कशन ऑफ लॉस। जैसे कि आपको पता है कि जब मैंने लास्ट वीडियो में ये बात करना शुरू की थी तो मैंने कहा था आप अज्यूम करें कि हमने लॉस का कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने लॉस का कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है, अब हम लॉस के कंसेप्ट को इससे लिंक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब एबनॉर्मल लॉस इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल लॉस। अच्छा, लॉस के अंदर आपको याद होगा कि हमने दो बातें पढ़ी थी कि लॉस दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल था और एक एबनॉर्मल था। और जब ये कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल लॉस वो है कि जो प्रोडक्ट को बनाने में नॉर्मली हो जाता है। जैसे कि मैं अगर 100 रुपए 100 क्वांटिटी या 100 यूनिट्स में अगर इनपुट के डालता हूं तो हो सकता है कि मेरे पास आउटपुट 80% आता हो, 20% मेरा लॉस हो जाता हो, तो वो नॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस क्या है कि फर्ज करें मेरा फॉर्मूला ये है कि मैं 100 यूनिट डालता हूं तो मेरे पास 80 यूनिट बनते हैं, लेकिन इस बार मैंने 100 डाले तो मेरे पास 70 यूनिट बने। तो पता चला कि कोई ऐसा इवेंट हो गया कि जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, तो मैंने कह दिया कि ये एबनॉर्मल लॉस है। तो सो बेसिकली एबनॉर्मल लॉस जो हमने अभी तक पढ़ा है वो इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जब अपनी हद से बढ़ता है तो वो एबनॉर्मल लॉस की तरफ आ जाता है। लेकिन एनआरवी की डेफिनेशन में जो हम ये डैमेज का वर्ड यूज कर रहे हैं ये बेसिकली एबनॉर्मल लॉस नहीं है। ये वो है कि जैसे गुड्स की हैंडलिंग करते हुए, गुड्स को यूज करते हुए गुड्स डैमेज हो गई, या उसको विद इन फैक्ट्री ट्रांसपोर्ट करते हुए डैमेज हो गई, ये उस सेंस में है। यहाँ जो ऑब्सोलीट का वर्ड है वो भी हमने लास्ट वीडियो में बात की, ये बेसिकली एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ये ऑब्सोलेसेंस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकता है। ठीक है, एनआरवी हमें चेक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सेलिंग प्राइस, आप यहां पे आ जाए, ये देखें, मुझे पता है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो मिसाल अब 150 नहीं रही। मुझे पता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है एंड आई एम बाउंड टू सेल दिस गुड एट ₹100। तो मुझे पता है कि जब मैं 100 पे सेल करूंगा तो हो सकता है मेरी एनआरवी कम आ जाए कॉस्ट से, इसलिए मैं इसको कंपेयर करने बैठा। ऑब्सोलेसेंस के केस में भी यही होगा कि मैं 150 में तो अपनी गुड्स बेच नहीं पाऊंगा। डैमेज के केस में भी यही होगा कि मैं 150 की प्राइस को अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं एनआरवी टेस्टिंग की तरफ जा रहा हूं, अपने फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉस की तरफ। जबकि एबनॉर्मल लॉस तो मेरा हो गया है ना, वो तो चीज वेस्टेज हो गई, उसी वक्त उसकी एंट्री पास हो गई। जबकि ये एक ईयर एंड फिनोमिना है। ठीक है, एनआरवी टेस्टिंग जो है
बेसिकली ये एक ईयर एंड फिनोमिना है। हम इसको जब बुक क्लोज कर चुके होते हैं, जब बुक क्लोजर कर रहे होते हैं, उस वक्त हम इसको देखते हैं कि भाई ये क्या सीन है, फिनोमिना है। अच्छा जी, थोड़ा सा और देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिस्कशन ऑफ लॉस पे हमने बात कर ली। एबनॉर्मल लॉस इज द एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल लॉस, ये हमने बात कर ली। कीपिंग एबनॉर्मल लॉस रिस्ट्रिक्टेड टू द लॉस ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल एंड नॉट समथिंग न्यू। कीप एबनॉर्मल लॉस रिस्ट्रिक्टेड टू द लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमने अभी तक बात की, यहां पे रुक जाते हैं। कीप एबनॉर्मल लॉस रिस्ट्रिक्टेड टू द लॉस ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने कहा कि हम नॉर्मली 80 यूनिट्स डालते थे तो 100 डालते थे तो 80 प्रोड्यूस होते थे। अब हमने 100 डाला तो मतलब 70 प्रोड्यूस हुए। तो एबनॉर्मल लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दो टू द लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। एबनॉर्मल लॉस का टर्म आमतौर पर सिर्फ इसी सेंस में यूज होता है, दैट इज बियॉन्ड नॉर्मल एंड नॉट समथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ नॉर्मल से थोड़ा सा बियॉन्ड हो गया, कि जो अभी हमने यहां पे देखा। अच्छा, पॉसिबिलिटीज रिजल्टिंग इन एनआरवी टेस्टिंग। हमें ये कैसे मालूम हो रहा है कि भी हमें एनआरवी टेस्ट करनी चाहिए? ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा ऊपर डेफिनेशन से भी हमें आइडिया हो गया। गुड्स आर डैमेज्ड बियॉन्ड एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं हो रही, एबनॉर्मल लॉस से हट के बात हो रही है। यहाँ पे बियॉन्ड के बजाय बल्कि एक्सेप्ट कवर्ड होना चाहिए, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्सोलीट हो गई। इंटेंस कंपटीशन रिजल्टिंग इन प्राइस वॉर, ये भी हमने बात कर ली। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग। एनआरवी टेस्टिंग किस टाइम पे करनी है? नॉर्मली वी टेस्ट एट ईयर एंड, बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ी सी टेक्निकल बात आ गई, वो ये आ गई कि परपेचुअल और पीरियोडिक की बात। इफ वी आर फॉलोइंग परपेचुअल मेथड, एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इज रिलेटिवली इजी। क्यों इजी है? क्योंकि मेरे पास बुक्स में पूरे वक्त इन्वेंट्री की अमाउंट आ रही है। जब मेरे पास बुक्स में इन्वेंट्री की अमाउंट आ रही है तो ये कंसेप्ट रिलेटिवली इजी हो जाएगा अप्लाई करना, क्योंकि मुझे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है। और इस एडजस्टिंग एंट्री से क्या होता है, जो हमने 2 मेथड्स के अंदर पढ़ा कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करना होता है और इन्वेंट्री को क्रेडिट करना होता है, या हम किसी सेपरेट अकाउंट को डेबिट करके इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक ये हमारा कंसेप्ट है। फिर if we are using periodic method we will compare after valuation of inventory depending on FIFO और weighted average। हम करेंगे ये कि हम पीरियोडिक मेथड के अंदर अपनी क्लोजिंग एंट्री पास कर लेंगे। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री पास करने के बाद हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे एनआरवी का और इसकी जो कॉस्ट है उसका। कंपैरिजन होगा आफ्टर द एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जब भी मैं कंपैरिजन करके एंट्री पास करने जाऊंगा तो मेरे पास ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री आ रहा होगा, परचेजेस नहीं आ रहा होगा। व्हाट कैन बी टेस्ट फॉर एनआरवी? एनआरवी के लिए क्या चीज हम टेस्ट कर सकते हैं? जैसे कि हमने ये नीचे ब्लू में जो 2 एग्जांपल्स किए हैं, हमने यहाँ पे इस वाले केस में हमने फिनिश गुड को टेस्ट किया। ये 120 रुपए जो था ये मेरा फिनिश गुड था, जबकि ये जो था ये मेरा रॉ मटेरियल था। ठीक है, रॉ मटेरियल ये था। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कंप्लीट लिखा और ऊपर फिनिश गुड है, इसमें मैंने कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं लिखा, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल ही को लिख के मैंने एनआरवी कैलकुलेट कर ली। तो रॉ मटेरियल को भी हम चेक कर सकते हैं और फिनिश गुड को भी। अच्छा, रॉ मटेरियल के साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम वर्क इन प्रोसेस को भी एनआरवी टेस्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली वर्क इन प्रोसेस में भी कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल भी आएगा और साथ ही साथ कॉस्ट टू कंप्लीट भी आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो कंसेप्ट था इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। एनआरवी का जो एरिया होता है वो आमतौर पे थोड़ा टेक्निकल भी होता है, और जब आप इंडस्ट्री में आएंगे और जब आप फर्म लाइफ में आएंगे तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए एनआरवी जो है वो एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है और ऑडिट में भी आपको इसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो इंशाल्लाह मजीद जो इसकी डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।